नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो भारत में पैसों के लेन देन से जुड़ा है और अक्सर लोगों के लिए काफी सिरदर्द बन जाता है, चेक बाउंस। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1981 की धारा 138 के तहत देखा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर है क्या और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। हाँ, इसे समझना जरूरी है क्योंकि देखिए चेक का इस्तेमाल तो आज भी काफी होता है और बाउंस होने पर ये कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। सही बात है। जब कोई बैंक किसी चेक का पेमेंट करने से मना कर देता है, चाहे वजह खाते में पैसे ना हो या कोई और कारण, तो कानून की नजर में ये एक अपराध है। तो ये चेक बाउंस होता क्या है असल में? सबसे आम वजह तो शायद यही होती होगी कि भाई अकाउंट में पैसे ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें बैंक का क्या रोल रहता है? मैंने सुना है वो कोई रिटर्न मेमो जैसा कुछ देते हैं। हाँ, देखिए सरल शब्दों में बैंक का पेमेंट से इनकार करना ही चेक बाउंस है। और सबसे आम वजह, जैसा आपने कहा, खाते में अपर्याप्त राशि ही होती है। अच्छा। बैंक एक रिटर्न मेमो जारी करता है जिसमें वो बताता है कि चेक क्यों लौटाया गया, और यहीं से आप कह सकते हैं सारी कानूनी कहानी शुरू होती है। ये मेमो एक तरह का पक्का सबूत बन जाता है। ओके, तो जैसे ही ये रिटर्न मेमो मिला, हाँ, जिसे चेक मिला था, हाँ। उसे क्या करना चाहिए? पहला कदम क्या हो? यहाँ टाइमिंग बहुत जरूरी है। रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिनों के अंदर अंदर चेक पाने वाले को, चेक जारी करने वाले को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। 30 दिन? ओह। हाँ। हाँ, ये नोटिस एक तरह की आखिरी चेतावनी होती है कि भाई 15 दिन के अंदर चेक की पूरी रकम चुका दो। ये 30 दिन और फिर वो 15 दिन की मोहलत, ये डेट्स बहुत क्रिटिकल है। अच्छा, और मान लीजिए उन 15 दिनों में भी पैसा नहीं आया, फिर क्या सीधे कोर्ट जाना होता है? बिल्कुल। अगर नोटिस के 15 दिन बाद भी पेमेंट नहीं मिलती तो फिर लीगल एक्शन लेना पड़ता है। नोटिस की वो 15 दिन की अवधि जैसे ही खत्म होती है, उसके अगले 1 महीने के अंदर जिसे पैसे मिलने थे, वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। 1 महीने के अंदर? नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद? हाँ, ये ध्यान रखना है कि शिकायत उस 15 दिन की मोहलत बीतने के बाद ही हो सकती है, पहले नहीं। समझ गई। अगर मामला कोर्ट पहुंच गया और मान लीजिए सुनवाई के बाद चेक देने वाला दोषी पाया गया, तो सजा क्या हो सकती है? ये कितनी सीरियस बात है? देखिए, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। धारा 138 के तहत दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद। 2 साल? हाँ, या चेक की रकम का दोगुना जुर्माना, या फिर ये दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अच्छा। तो ये इसे साफ तौर पे एक क्रिमिनल मामला तो बनाता है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि कानून और अदालतों का फोकस अक्सर सजा से ज्यादा मुआवजा दिलवाने पर रहता है। हाँ, ये मैंने भी सुना है। ये दोहरापन इस कानून का एक अहम पहलू है। तो एक बार पूरी प्रोसेस को समराइज करें। पहले रिटन मेमो मिला, फिर 30 दिन में नोटिस भेजा, फिर 15 दिन इंतजार किया, हाँ। फिर 1 महीने में कोर्ट में शिकायत की, फिर कोर्ट समन भेजेगा, ट्रायल होगा, फैसला आएगा, और शायद अपील का भी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही क्रम है। इसमें एक और अहम बात है जो 2018 में कानून में जोड़ी गई थी, धारा 143A। अच्छा, ये क्या है? ये इसलिए लाई गई ताकि केस चलने के दौरान, जो लंबा समय लग जाता है कई बार, उसमें शिकायतकर्ता को कुछ अंतरिम राहत मिल सके। कोर्ट केस के दौरान ही आरोपी को कह सकता है कि वो चेक अमाउंट का 20% तक इंटरिम कॉम्पेंसेशन के तौर पर शिकायतकर्ता को दे। अरे वाह, ये तो वाकई शिकायतकर्ता के लिए काफी मददगार हो सकता है। अच्छा, ये जो कोर्ट समन भेजता है, उसे पहुंचाने का क्या तरीका है? क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि कई बार लोग लेने से कतराते हैं। धारा 144 में शायद इसका कुछ जिक्र है। हाँ, कानून इस चीज का ध्यान रखता है। धारा 144 कहती है कि समन रजिस्टर्ड पोस्ट या किसी मान्यता प्राप्त कुरियर सर्विस से भेजा जा सकता है। ठीक है। और अगर वो सही पते पर भेजा गया है तो उसे डिलीवर मान लिया जाता है, भले ही लेने वाले ने जानबूझकर ना लिया हो। मकसद यही है कि कानूनी प्रक्रिया रुके नहीं। क्या पैसा वसूलने का यही एक रास्ता है? क्रिमिनल केस, या कोई और ऑप्शन भी होता है? नहीं, एक और ऑप्शन भी है। चेक पाने वाला चाहे तो पैसा वसूलने के लिए अलग से एक सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। सिविल सूट? हाँ, जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत आता है। इसका मकसद सजा दिलाना नहीं, सिर्फ अपनी बकाया रकम वसूलना होता है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर चेक किसी कंपनी ने जारी किया है तो धारा 148 के तहत कंपनी के साथ साथ उसके जो जिम्मेदार डायरेक्टर्स या अधिकारी हैं वो भी लपेटे में आ सकते हैं। अच्छा, ये भी जानना जरूरी है। क्या ऐसे मामले आपस में सुलझाए जा सकते हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचा जा सकता है? स्रोत बताते हैं कि ये मामले कंपाउंडेबल होते हैं।
इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपाउंडेबल या समझौते योग्य होने का मतलब है कि अगर दोनों पार्टीज, चेक देने वाला और लेने वाला, राजी हो जाएं, तो वो कोर्ट के बाहर या कोर्ट की सहमति से आपस में समझौता करके मामला खत्म कर सकते हैं। तो मतलब सेटलमेंट हो सकता है। बिल्कुल। अक्सर इसमें पेमेंट हो जाती है और फिर क्रिमिनल शिकायत वापस ले ली जाती है। इससे अदालतों का बोझ भी कम होता है और मामला जल्दी निपट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफी जोर दिया है। ठीक है। अच्छा, केस करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जरूरी होते होंगे? जैसे वो ओरिजिनल चेक तो चाहिए ही होगा। हाँ, ओरिजिनल चेक, बैंक का वो रिटर्न मेमो, आपने जो लीगल नोटिस भेजा था उसकी कॉपी और नोटिस मिलने का सबूत, जैसे पोस्टल रसीद वगैरह। ये सब शिकायत के साथ लगाने होते हैं। और बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही कि भाई चेक काटने से पहले देख लो खाते में पैसे हैं या नहीं। बिल्कुल, सबसे सीधा और सरल तरीका तो यही है। पर्याप्त बैलेंस मेंटेन करें और अपने जारी किए गए चेक्स का एक रिकॉर्ड रखें। तो संक्षेप में, चेक बाउंस सिर्फ एक फाइनेंशियल गलती नहीं है, बल्कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक दंडनीय अपराध है। इसकी एक तय कानूनी प्रक्रिया है जिसमें टाइमलाइंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रक्रिया थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो लीगल एडवाइस लेना अक्सर फायदेमंद रहता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है सोचने के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया और स्रोत भी यही कहते हैं कि धारा 138 इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस मानती है, जिसमें जेल और जुर्माने की बात है। हाँ। लेकिन साथ ही कुछ कोर्ट की व्याख्याएं, जैसे वो मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वाले केस में, इसे मुआवजे पर फोकस करने वाली एक सिविल गलती की तरह भी देखती हैं। सही है। तो कानून की ये जो दोहरी प्रकृति है, एक तरफ क्रिमिनल सजा का डर और दूसरी तरफ कंपनसेशन पर जोर, इसका असल में इन मामलों के निपटारे पर क्या असर पड़ता होगा? क्या ये सुलझाने में मदद करता है या कंफ्यूजन पैदा करता है? इस पर सोचा जा सकता है।